मुझे दया आती है उन बच्चों पर जिनमें मेरा बच्चा भी शामिल है। मैं भी उसी समाज की पैदाइश हूँ, उसी समाज के दबाव मुझ पर भी काम करते हैं। और ये रिसर्च मैंने संयोग से अपने बच्चे की प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ी, पहले पढ़ी होती तब भी मैं क्या करता, दिल्ली में आपको एक भी अच्छा स्कूल मिलेगा ही नहीं जो मातृभाषा में पढ़ाता हो। एक ऐसा माहौल है, मुझे दया आती है उन बच्चों पर। वो घर में जब 9-10 महीने के होते हैं या 3 साल के जब होते हैं तब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं। 2.5 साल का बच्चा अपनी भाषा में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है अपने आप, बिना एक शब्द भी पढ़े लिखे। आप घरों में देखिए छोटे बच्चों को, अच्छे से वाक्य बोलेंगे। और 2.5 साल का बच्चा तो नए वाक्य बनाने लगता है, वो भी जटिल वाक्य, सरल वाक्य नहीं। उस बच्चे की इतनी गहरी पकड़ एक भाषा में हो चुकी है, एक भी दिन स्कूल नहीं गया है। और इसलिए मातृभाषा का अध्यापन जब स्कूल में होता है, टीचर को पता होता है कि बच्चे को भाषा पहले से आती है, इसे दुरुस्त करना है, सिखाना नहीं है जीरो से। और वो बच्चा बड़े अच्छे मूड से स्कूल गया, उसे मम्मी को टाटा किया, स्कूल जाके पता लगा टाटा नहीं बोलना, बाय बोलना है। उसकी दुनिया खिसक जाती है उसके पैर के नीचे से। वहां उसे पता लगता है कि भिंडी नहीं है, ये लेडी फिंगर है। तुम जो लाए हो वो आलू नहीं है, पोटैटो है। रोटी नहीं है, ब्रेड है। ठीक है, ब्रेड तो वो होती है नहीं, वो सब ब्रेड्स होती हैं। समोसा है ही नहीं इंग्लिश में, उसको पता लगा कि होता ही नहीं है तो। और वो बेचारा एक अजीब सी कश्मकश में है। उसे अपनी भाषा में सीखना था कि जीरो क्या होता है, संख्या क्या होती है, एक क्या होता है। उसे अपनी भाषा में सीखना था कि सरकार क्या होती है, दुनिया क्या होती है, चलती कैसे है। उसे सीखना पड़ रहा है कि पहले ये समझो कि दुनिया नहीं वर्ल्ड होता है। अब उसकी आधी से ज्यादा ऊर्जा वर्ल्ड पे अटकी हुई है, और बाकी बची खुची ऊर्जा से वो समझ रहा है कि वर्ल्ड होता क्या है। उसकी आधी ऊर्जा लगी नंबर, शब्द याद करने में, ना कि ये समझने में कि संख्या क्या होती है, नंबर क्या होता है। एक अजीब सी साजिश दुनिया भर में चल रही है कि दुनिया के हर बच्चे को उसकी मातृभाषा से बचपन में ही वंचित कर दो। उसे एक ऐसी भाषा में सिखाओ जहां उसके लिए वो भाषा सीखना अपने आप में चैलेंज हो। और इसलिए आप देखेंगे कि अगर ज्ञान की दुनिया में दुनिया भर की भाषाओं के आम आदमी शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है। और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सीखेगा। मैंने 10वीं क्लास तक हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, उसके बाद अंग्रेजी सीखी है, ठीक से सीखी है। अंग्रेजी मुझे कहीं कोई समस्या नहीं आती है, इसमें क्या कोई परेशानी है। मैं आज भी अपनी भाषा में गीत सुनने में ज़्यादा खुश होता हूँ। मुझे फिल्म देखनी मैं हिंदी में पसंद करता हूँ, नाटक देखना हो हिंदी पसंद करता हूँ, मजाक करना हो हिंदी में पसंद करता हूँ, पढ़ना हो कोई ऐसा विषय जो हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन मुझे कोई बचपन से ही मजबूर करे कि मुझे दूसरी भाषा में, संयोग से अंग्रेजी है, फ्रेंच भी हो सकती थी, पुर्तगाली भी हो सकती थी, जो जीत जाता उसकी भाषा ढो रहे होते। ज्ञान विज्ञान की दुनिया में मेरा निजी विश्वास है इस वर्चस्व को तोड़ना बहुत जरूरी है। हम हिंदी में हजारों शब्द क्रिएट नहीं कर पाएंगे 2 दिन में, सही बात है, मुश्किल है। और हमें इतना शुद्धतावादी या प्यूरिटन होने की जरूरत नहीं है कि हम सारे शब्द अपने ही गढ़ेंगे। हम तो इंटरनेट को अंतर्जाल ही बोलेंगे, हम कंप्यूटर को संगणक ही बोलेंगे, तो आप अकेले ही बोलते रहेंगे, कोई पूछेगा नहीं आपको। जो शब्द अंग्रेजी के प्रसिद्ध हो गए उनको मान लीजिए। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, आप रोज रिक्शा में घूमते हैं, कभी आपने कहा कि रिक्शा को मैं नरयान बोलूंगा? कई लोग बोलते हैं नरयान, कि मनुष्य द्वारा चलने वाला एक विमान या वाहन। क्या बकवास है। अरे जो शब्द जिस भाषा से आया, प्रसिद्ध हो गया, अपना लीजिए उस शब्द को। और उसके बाद भाषा में असली समस्या शब्द नहीं होती है। भाषा विज्ञान में एक होता है जिसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं, एक सिमेंटोलॉजी होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब है वाक्य का निर्माण कैसे होता है, शब्दों का क्रम कैसे तय होता है। किसी नई भाषा को सीखने में सबसे बड़ी मुश्किल आती है सिंटेक्स सीखने में। आप हिंदी भाषा के सिंटेक्स में अंग्रेजी के शब्दों को शामिल कर लेंगे, रत्ती भर समस्या नहीं आएगी।
और इसलिए जिसको हम कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम है और हिंदी माध्यम है, कहने की बातें हैं। मैं अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को खूब पढ़ाता हूँ, 8-8 घंटे दिन में पढ़ाता हूँ, और वहाँ भी देखता हूँ कि जैसे कोई मुश्किल कंसेप्ट आता है, जब तक अंग्रेजी में पढ़ाने के बाद हिंदी में भी ना समझा दूँ, उनके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं, क्योंकि वो हिंदी भाषी समाज के बचपन से लगातार हिंदी बोलने समझने वाले और अंग्रेजी माध्यम लेके एक ज्ञान की भाषा के तौर पर अंग्रेजी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। हंसी मजाक हिंदी में हो तो ठहाके मार के हंसते हैं, इंग्लिश में हो एक आध हंसता है, बाकी इसलिए हंसते हैं कि हंसने की बात थी तो हम भी हंस लेते हैं। नई बात बनती। मन की भाषा, आत्मा की भाषा अलग भाषा होती है, ज्ञान की भाषा अलग भाषा होती है, इसमें कहां कोई दिक्कत है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्ञान विज्ञान की भाषा के तौर पर, व्यवसाय की भाषा के तौर पर जबरदस्ती एक वर्चस्व का दौर चल रहा है जो खत्म होना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारी वर्तमान सरकार इस मामले में, मैं किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मुझे ना सरकार का समर्थक माना जाए ना विरोधी माना जाए, क्योंकि मैं सच में दूरी बना के रखता हूं, बहुत दूर बना के रखता हूं। मैं मुद्दों पर तारीफ करता हूं, मुद्दों पर आलोचना करता हूं। भाषा के मामले में वर्तमान सरकार बेहतर काम कर रही है, ये सही बात है। कई स्तरों पर हमने देखा है। मेडिकल साइंस मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, एक ही साल में एमपी में, यूपी में, उत्तराखंड में शुरू भी हो गया। और मैं कई साल से सोचता था कि मेडिकल साइंस में ऐसा क्या है जो हिंदी में नहीं पढ़ सकते। और सोचिए, डॉक्टर बनने के बाद करना क्या आपको डॉक्टर बन के आम आदमी का इलाज करना है। भारत के आम आदमी की हालत क्या है? डॉक्टर के पास जाता है, उसको एक वाक्य समझ में नहीं आता है। डॉक्टर 4 लाइन इंग्लिश की बोलता है, कुछ मुश्किल शब्द बोलता है, तो वो मान लेता है कि ज्ञानी आदमी है, ठीक बोल रहा होगा। उसे अपनी हेल्थ के बारे में एक वाक्य ठीक से समझ में नहीं आता है। किसी विकसित देश में चले जाइए, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जब तक मरीज सारी बातों को ठीक से न समझ ले तब तक इलाज शुरू नहीं कर सकता है। हमारे देश में भाषा का अंतर ऐसा है कि मरीज अपनी बीमारी को ठीक से कभी समझ ही नहीं पाता है। ऑपरेशन तक की सहमति ले लेते हैं अंग्रेजी बोल के, वो समझ नहीं पा रहा होता, हाँ तो हो गया, साइन कर, हाँ साइन कर दिया। उसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे, तुम मर भी सकते हो, मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ पता ही नहीं उस बेचारे को। क्यों भारत का हर डॉक्टर, तमिलनाडु का डॉक्टर तमिल में क्यों ना बात करे पेशेंट के साथ, कर्नाटक का डॉक्टर कन्नड़ में बात करे, हिंदी का डॉक्टर हिंदी में बात करे, और अंग्रेजी मातृभाषा वाले जो 2,70,000 लोग हैं उनके लिए कुछ डॉक्टर इंग्लिश वाले रख लीजिए। डॉक्टर की भाषा तो समाज की भाषा होनी चाहिए, यही कानून के साथ है। हमारी जुडिशरी इतना जबरदस्त जुडिशियल फ्रीडम, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, संविधान का मूल ढांचा है, सब बातें बढ़िया हैं। पर जिस देश की आबादी में 2,70,000 लोग अंग्रेजी मातृभाषा वाले हों, उस देश का सुप्रीम कोर्ट सारे निर्णय अंग्रेजी में ही देगा, ये कहाँ का लोकतंत्र है? यहाँ आपका जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है या जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ से ली जाती है? उस समय आपके सुप्रीम कोर्ट में मधु लिमये नाम के व्यक्ति जिद करते हैं कि मैं हिंदी में अपनी बात रखूंगा, आप उनको परमिशन देने के बाद नकार देते हैं कि हमसे गलती हो गई, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरे देश में, मेरे सुप्रीम कोर्ट में अपनी भाषा में आप बोल भी नहीं सकते। आप 28 राज्यों में से केवल 4 राज्यों में हिंदी में हाई कोर्ट में बात करने की परमिशन देते हैं। पर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? कुछ गिने चुने एलिट्स के हिसाब से जनता अपनी भाषा बदलेगी या जनता की भाषा से प्रशासक भाषा बदलेंगे अपनी? अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता की भाषा ही केंद्र में होनी चाहिए, कोई और भाषा केंद्र में कैसे हो सकती है? पर हम लोग इतने आदी हो चुके हैं, हम स्लेव मेंटेलिटी के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम ये प्रश्न कभी नहीं करते। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई जज हिंदी में क्यों नहीं बात कर पाते? और नहीं कर पाते, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मामला सिर्फ हिंदी का नहीं। मेरी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस में कुछ को तमिल ठीक से आती हो, कुछ को तेलुगु अच्छे से आती हो, कुछ को मराठी आती हो, कईयों को हिंदी आती हो। और बेंच का फैसला करते हुए ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि मामला कहाँ का है और उस मामले में ऐसे जज को प्राथमिकता मिले जो उस भाषा को जानता हो, ताकि केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतने में पुलिस आगे मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया 2 ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है।
और कहने को लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के स्तर पर तानाशाही है, बुरी चीज है। और मैं जब भी ये बात कहता हूं, बार बार कहता हूं, ज्ञान की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि रिसर्च आप उसके बिना नहीं कर पाएंगे। बहुत मामलों में सीखने की जरूरत है, उससे भी, जापानीज से भी, फ्रेंच से भी, सबसे सीखने की जरूरत है। लेकिन आपके देश के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपकी भाषा में बात ना होती हो, ये बुरी बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। हमें एक समाज के तौर पर शर्म आनी चाहिए, ये उससे कम बात नहीं है। इसलिए जब कोई मुझसे कहते कि राजभाषा के तौर पर आपकी क्या कल्पना है, 14 सितंबर का दिन आज है, हम आज के दिन ये सेमिनार क्यों कर रहे हैं? 14 सितंबर 1949 को शाम को 6 बजे एक फैसला हुआ था। एक अजीब सी अफवाह लोगों ने उड़ा रखी है। कहते हैं कि 14 सितंबर को मतदान हुआ कि भारत की राजभाषा कौन सी होनी चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी। वोटिंग हुई, आधे वोट हिंदी के पक्ष में उठे, आधे अंग्रेजी के पक्ष में उठे, एकदम बराबर हो गया। कई लोग संख्या बोलते 77-77 हो गया। और तब स्पीकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना कास्टिंग वोट दिया, क्योंकि उनके पास अधिकार है कि वोट डाल सकते हैं लास्ट में, अगर बराबर हो जाए तो, हिंदी के पक्ष में दिया, और इससे हिंदी भारत की राजभाषा हो गई। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था संविधान सभा में, सफेद झूठ है। 12 सितंबर को शाम 4 बजे इस मुद्दे पर बहस शुरू हुई। संविधान सभा की डिबेट्स पढ़ के देखिए, 180 पेज की डिबेट है राजभाषा की, 180 पेज, 1-2 पेज का मामला नहीं है। संविधान सभा के वॉल्यूम 9 में ध्यान से पढ़िए, पेज नंबर लगभग 1130 से 1390 के आसपास का मामला है। 180 पेज की डिबेट है, उसमें खूब मुद्दे हैं, छोटी मोटी वोटिंग हो रही है के मामलों में। संविधान सभा का बेसिक उसूल था कि अंतिम रूप से वोटिंग नहीं करेंगे, सहमति से काम करेंगे। वोटिंग बीच बीच में होती रही। पहला विवाद यह था कि राजभाषा कौन सी हो, हिंदी हो कि अंग्रेजी हो या हिंदुस्तानी हो। अंग्रेजी पर तो बात थी नहीं, हिंदी या हिंदुस्तानी। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी कहते थे, पर 1949 में वो थे नहीं। उनका हिंदुस्तानी का मतलब था हिंदी उर्दू का मिक्सचर, जो देवनागरी और फारसी में लिखी जा सके। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट हिंदी की बात करता था। अंत में सहमति बनी, हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा। दूसरा सवाल था कि लिपि कौन सी हो, देवनागरी हो, कुछ ने कहा कि देवनागरी और फारसी हो, कि हिंदी को फारसी में भी लिख सके। कुछ ने कहा देवनागरी और रोमन हो, हिंदी को रोमन में, जैसे व्हाट्सएप में लिखते हैं वैसे लिख सके। खूब विवाद हुआ, अंत में हुआ कि देवनागरी ही लिपि होगी। तीसरा विवाद यह हुआ कि जो अंक हैं हिंदी वाले, जो 1 से 0 से 9 तक के अंक हैं, वो हम अंग्रेजी के ढांचे में लिखेंगे या हिंदी के ढांचे में लिखेंगे। इस पर मतभेद था सबसे ज्यादा, इस पर वोटिंग में बराबरी हुई थी। और अंत में वोटिंग से नहीं, संविधान सभा के बाहर की बातचीत में समझौता हुआ। मुंशी साहब थे, के एम मुंशी थे, आयंगर साहब थे, उनकी बातचीत में समझौता हुआ कि ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंक मान लेंगे। और उसके बाद गहमा गहमी के बाद, 2 घंटे की रिसेस के बाद, 14 सितंबर शाम 6 बजे आखिरी सेशन इस मामले पर हुआ, 2.5 दिन की बहस के बाद। और तब ध्वनि मत से, बिना किसी वोटिंग के प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, देवनागरी उसकी लिपि होगी, और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप उसका स्वरूप होगा। इस झूठ को मन से निकाल दीजिए। ये झूठ मैंने भी 1000 बार सुना था अपने अध्ययन के दौरान, हमारे अध्यापकों को भी ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा लगता रहा कई साल तक। संविधान सभा की डिबेट्स बढ़ी तब समझ में आया कि ये भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पूरी सहमति के साथ भारत की राजभाषा हिंदी बनी थी 14 सितंबर को, और इसलिए आज के दिन को हम लोग हिंदी दिवस मानते हैं। और क्यों ना बनती, आप सोचिए क्यों ना बनती। दुनिया में 2 तरह के देश हैं, एक इंग्लैंड जैसा है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी मान सकते हैं, आज के समय के जर्मनी मान सकते हैं, उस समय का तो नहीं, आज के जर्मनी मान लीजिए, आप ग्रीस को मान लीजिए। ये सब देश वो हैं जो एक देश एक भाषा वाले लोग हैं। बांग्लादेश को मान लीजिए, बांग्ला बोलते हैं, एक देश एक भाषा है। पर कुछ देश ऐसे होते हैं जहां एक भाषा नहीं होती है। स्विट्जरलैंड में देखिए, छोटा सा देश है, 3 राजभाषाएं वहां पर हैं। बेल्जियम में देखिए, छोटा सा देश है, पर वहां भाषाएं 1 से ज्यादा चलती हैं। तो उस समय एक डिबेट थी कि भारत का मॉडल कौन सा होगा। क्या हम इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के मॉडल पे चलेंगे,
या हम स्विट्जरलैंड और बेल्जियम के मॉडल पर चलेंगे? तो क्योंकि भारत में भाषाएं बहुत ज़्यादा थी, उस समय हमने 14 भाषाओं को संविधान में स्थान दिया। शुरू में 13 को दिया, बाद में एक और जोड़ दिया। तो अब तो खैर 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। डिबेट ये थी कि भारत की राजभाषा कौन सी हो। ऐसे मामले में दो ही फैसले हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि भाई जितनी महत्वपूर्ण भाषाएं सबको बना दो। अगर सबको बनाएंगे तो हर डॉक्यूमेंट 10 भाषाओं में बनेगा, वो आसान काम नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र में क्या तरीका है, जिस भाषा को बोलने वाले समझने वाले सबसे ज्यादा हैं उसको बना दीजिए। यही सहमति बनी। स्वाधीनता संग्राम में हिंदी को राष्ट्रभाषा राजभाषा बनाने की बात किन लोगों ने की, आपने कभी गौर किया है? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, गुजरात के थे, गुजराती आदमी। के.एम. मुंशी गुजरात के थे, पटेल गुजरात के थे, आज भी गुजरात के दो लोग लगे हुए हैं। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की जो बात आई है, हिंदी समाज से ही नहीं आई है। महात्मा गांधी गुजराती व्यक्ति होकर हिंदी के पक्ष में सबसे ज्यादा पड़े हुए थे। महाराष्ट्र में तिलक थे, सावरकर थे, वो मराठी की बात नहीं कर रहे, वो हिंदी की बात कर रहे थे। पंजाब में लाला लाजपत राय थे। आप बंगाल में जाएंगे, केशव चंद्र सेन से परंपरा शुरू होती है, सुभाष चंद्र बोस तक परंपरा जारी है, वो सब हिंदी की बात कर रहे हैं। पूरे भारत में, दक्षिण भारत तक में ये सहमति बन गई थी। महात्मा गांधी ने पूरी एक संस्था खड़ी की, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। कितने साल तक काम करते रहे वहां पर। एक सहमति बनाई पूरे देश में, क्योंकि इतना बड़ा स्वाधीनता आंदोलन बिना एक भाषा के नहीं चल सकता। बेबीलोन की कथा बन जाती, बाबेल जैसी, कि सब लोग अलग भाषाएं बोलते हैं, लड़े कैसे अंग्रेजों से। इसलिए कांग्रेस ने 1915 के आसपास से ही भाषा पे काम करना शुरू किया और ये मान लिया कि जब तक अंग्रेजी में काम करेंगे वकीलों का आंदोलन रहेगा, जनता का नहीं बनेगा। वो वकीलों का आंदोलन जनता का आंदोलन तब बना जब लोक भाषाओं में लड़ा गया, और लोक भाषाओं में सबसे बड़ी भूमिका हिंदी की रही। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत में कौन सी राजभाषा या संपर्क भाषा बन सकती है, आप डेटा देखिए, सेंसस को देखिए। हिंदी बोलने वालों की कुल संख्या पहली, दूसरी, तीसरी भाषा के तौर पर भारत में कितनी है इस समय? 69 करोड़ है 2011 के सेंसस में। 57% ऑफ पॉपुलेशन भारत की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट लैंग्वेज में 43.6% है, तीनों मिला ले 57%, 69 करोड़ संख्या है। क्यों है? 10 राज्य हिंदी भाषा वाले हैं। फिर वो सारे राज्य जो संस्कृत से ही बने हैं, वो हमारे ननिहाल के हैं। इसलिए आप महाराष्ट्र जाएंगे, क्योंकि मराठी संस्कृत से बनी है, आपको मराठी हिंदी में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि दोनों की रूट सेम है। यही गुजराती में है, यही पंजाबी में है, यही सिंधी में है, यही असमिया में है, यही ओडिया में है, यही बांग्ला में है। ये सातों राज्यों की भाषाएं संस्कृत के रूट से बनी हुई है, इसलिए हमारी रूट सेम होने से दिक्कत नहीं आती है। केवल दक्षिण भारत की चार भाषाएं मुख्य रूप से, और उत्तर पूर्व की, असम की आगे की भाषाएं। उत्तर पूर्व में भी आप अरुणाचल प्रदेश जाइए, हिंदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में बड़ा आश्चर्य की बात है कि हिंदी सब बोलते हैं। अंडमान निकोबार जाइए, हिंदी सब बोलते हैं, वहां पर कहीं कोई समस्या नहीं। हैदराबाद में हैदराबादी हिंदी चलती है। मुंबई मराठी क्षेत्र होकर हिंदी का गढ़ बना हुआ है। और जो दक्षिण के 4 राज्य हैं उनमें भी, क्योंकि 10वीं क्लास तक हिंदी आमतौर पर स्कूल में पढ़ाई जाती है, तमिलनाडु में कुछ गांवों को छोड़ देंगे, मैं पूरा भारत ठीक से घुमा हुआ है, और मुझे आज तक हिंदी से काम चलाने में दिक्कत नहीं आई। 69 करोड़ की आबादी 121 करोड़ में से आज 145 करोड़ हैं। ये संख्या मिनिमम आप मान के चलिए कि 75 करोड़ के आसपास होने वाली, 80 करोड़ होने वाली है। इस 69 करोड़ अगर मैं 2011 की बात मान लूं, तो तुलना में कौन है? नंबर 2 पर कौन आता है? बांग्ला। हिंदी में कितना है? 57% है। बांग्ला में कितना है? 9% है। आप किसे बनाएंगे राजभाषा भारत की? संपर्क भाषा किसे बनाएंगे? 57% के बाद सीधा 9% है। नंबर 3 पे मराठी आती है, अभी आ गई है। पहले नंबर 3 पे तेलुगु थी, अब मराठी आ गई है। कितना है? 8.7% है। नंबर 4 पर तेलुगु है, 8% के आसपास है। यानी एक भाषा बोलने वाले 57% हैं, नंबर 2 वाले 9, 8.7, 8, 6, 4, 3।
क्या लोकतांत्रिक तरीके से कोई कंपटीशन बनता है किसी तरह का? और संपर्क भाषा संविधान लिखे या ना लिखे, संविधान में लिखा भी नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, ना लिखा है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, केवल लिखे भारत की राजभाषा कौन सी है। 14 सितंबर को हुआ था, उस समय आर्टिकल 301 था, लेकिन जब संविधान फाइनल हुआ तो आर्टिकल 343 से 351 तक का हिस्सा जो अंतिम प्रारूप संविधान का बना उसमें राजभाषा का है। भाग 17 है, जो प्रारूप में भाग 14 था। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम स्वाभाविक तौर पर भारत के भाषा के डेमोग्राफी के नक्शे में सबसे बुलंद आवाज हैं, तो हमारी आवाज की पहचान होनी चाहिए। हमें खौफ किस बात का होना चाहिए? क्यों मिरांडा बनने की जरूरत है भाई? अपने धौस में रहिए, आत्मविश्वास से भर के रहिए।